नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश देशांतर में हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान का। जी हां, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद से जिस तरह का हंगामा देखने को मिला है, उसका सबसे ज्यादा असर राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहा है। विपक्ष के साथ साथ मीडिया का एक बड़ा समूह राष्ट्रवादी और अति राष्ट्रवादी, या फिर अगर अंग्रेजी में हम कहें तो जिंगोइस्टिक भी इसको कहा जा सकता है, बयानबाजियों से माहौल को गर्म रखे हुए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि 5 भारतीय सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए भारत को पाकिस्तान की सरहद में घुसकर 50 सैनिकों से उसका बदला लेना चाहिए। हालांकि ताज़ा खबर यह आ रही है कि आज रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया है कि हमले में पाकिस्तानी सैनिक शामिल थे और साथ ही ये भी जोड़ा कि बिना सैनिकों की मदद के ऐसा हमला मुमकिन ही नहीं था। इस बयान को क्या हम एक सुधार के तौर पर देखें, क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री कह चुके थे कि पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। किस तरह से दोनों देशों के बीच जो बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तान में नई सरकार है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, नवाज शरीफ को, दोनों को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो हाशिए पर मिलना था सितंबर में ही, यानी कि अगले ही महीने, उस सब पर क्या असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार बातचीत बंद करने की आवाज़ें उठ रही हैं दोनों देशों के बीच, हमारे पास विकल्प क्या है, अल्टरनेटिव क्या है। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं मेजर जनरल अशोक मेहता, इसके अलावा संदीप दीक्षित हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द हिंदू अखबार के, वीना सीकरी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, फॉर्मर एम्बेसडर, और विनोद ग्रोवर जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद ग्रोवर जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि मामला डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, मामला उस भाषा से रिलेटेड है जिसको बहुत ही केयरफुली, जिसे हम कहते हैं बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 2 दिन में अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान अगर मैं पढ़ूं आपके सामने, तो वो आया था कि पाकिस्तानी सेना के साथ साथ 20 हथियारबंद आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन रक्षा मंत्री ने, जो रक्षा मंत्रालय के हेड होते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद ये कहा गया कि सेना अध्यक्ष गए हैं सरहद पर, वो बातचीत वहां पर करेंगे, देखेंगे, जायजा लेंगे और उसके बाद हम इस बात को बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या है। और आज हमने देखा है कि बयान में सुधार हो चुका है। ये आपको लगता है कि गड़बड़ आखिर हुई कहाँ है, या वाकई गड़बड़ हुई है या नहीं? गड़बड़ कहीं ना कहीं तो हुई है। ये बयान जो पहला वाला बयान था रक्षा मंत्री का, वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत था। और ये कहना कि पाकिस्तान से जो आए हैं वो फौजी नहीं है या फौजियों के सपोर्ट के बगैर आए हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, हो ही नहीं सकता। तो इसमें मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री के बीच में जो वातावरण होने वाला था उसको बचाने के लिए ये किया गया था। ग्रोवर जी, ये बताया जा रहा है, कुछ एक बड़े अखबार के सूत्रों ने ये लिखा है कि बहुत ही केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, और इस भाषा को केयरफुली जो है ड्राफ्ट किया गया कि जब तक हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस ना हो, पुख्ता सबूत ना हो, तब तक ये ना कहा जाए कि सैनिकों का हाथ था। आपको लगता है कि ऐसा करके गलत किया गया? ये कि सैनिकों का हाथ नहीं है, ये मुझे गलत लगता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा ऑपरेशन बड़ा प्रिसाइज था, बहुत वेल प्लान्ड था, और ये सिर्फ टेररिस्ट की तरफ से नहीं हो सकता। जी, वीना सिकरी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ इसी बात को कि जिस हॉस्टिलिटी को जो अभी हमें देखने को मिल रही है, उसको दूर करने के लिए, या एक तरह से कहा जाए उसको शामिल ना करने के लिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसको बाद में ये कहा गया कि वो राष्ट्रीय मूड के खिलाफ था। आपको लगता है कि ये गलती हुई है वाकई, जबकि हमारे पास उस वक्त जबकि बयान दिया गया रक्षा मंत्री के जरिए, तब कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ? और राष्ट्रीय मूड आखिर होता क्या है? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो आर्मी का बयान था, जो दोपहर में निकला 3 बजे जम्मू से, उसमें तो एक और बात कही हुई थी। उसमें साफ कहा हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी के लोग आए थे, और जब हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया तो वो बदल चुका था, और आज जो बयान हुआ वो वापस उस बात पे गया है जो आर्मी ने कल दोपहर को कहा था। मेरा ख्याल है कि एक और बात भी है
पिछले 3-4 ऐसे हादसे जो हुए हैं, लेफ्टिनेंट कालिया की मौत हुई है और लोगों की मौत हुई है, हमारे सेना सोल्जर्स के सर काटे गए हैं, हर बार उसमें पाकिस्तान सेना ने कहा, इनकार किया है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन बाद में ये पता चला है कि उनका हाथ बिल्कुल था। सो इस लिहाज से भी हम ये समझ सकते हैं कि एलओसी पे पाकिस्तान सेना के बिना कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। और पाकिस्तानी विश्लेषक ने इसके बारे में लिखा है, किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग ये कहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर प्रधानमंत्री की मीटिंग नवाज शरीफ के साथ इसके बारे में हमारा ख्याल था, तो हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे हादसे के बाद वो बातचीत कैसे चल सकती है। बल्कि वो बातचीत की बात जो है वो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट से देखनी चाहिए, हमें नेशनल मूड की तरफ से देखना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि रीजनल स्थिति क्या है दक्षिण एशिया में। और अगर हम इस लिहाज से देखें तो अफगानिस्तान में जो होने वाला है अगले साल, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन भारत के सीकरी जी, इंटरेस्ट जो है अफगान के लोग के साथ है। बिल्कुल आपने कहा कि ऐसे में बातचीत कैसे की जाए, आपने कहा कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा जाए, लेकिन आप ये कह रही हैं कि बातचीत होना जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं होगी ऐसे माहौल में। तो अगर भारत और पाकिस्तान बातचीत नहीं करेंगे तो जिस सवाल की तरफ आप इशारा कर रही हैं 2014 में जबकि नेटो सेनाओं का विड्रॉल होगा, तो वो कैसे मुमकिन होगा फिर अगर भारत और पाकिस्तान ही अच्छे संबंध नहीं होंगे उनके? नहीं, मैं ये कह रही हूं कि बातचीत, मुलाकातें जरूर हों, बातचीत किसी स्तर पे जरूर हो सकती है, लेकिन किस स्तर पे और किस चीज पे बात करेंगे। अगर हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज मिले, अगर हमारे डीजीएमओज मिले, अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज मिले, तो वो इस चीज को समझ सकते हैं कि बात क्या है। और सबसे पहले बात हमें अपने तरफ से एनालाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैंने अफगानिस्तान की बात इसलिए कही क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा ये चाहता है कि अपने सेनाओं को अफगानिस्तान की तरफ लाए और वो अफगानिस्तान में तालिबान ओरिएंटेड प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट लाए। जी, हुसैन हक्कानी का नेटवर्क पूरे इतने सालों से पाकिस्तान में शरण ले रहा है। बिल्कुल बीना सीकरी जी, अब अभी वो आते चाहते हैं कि वो उस सवाल पर आएंगे हम। बिल्कुल उस सवाल पर मैं आऊंगी कि किस तरह से अफगानिस्तान में जो कुछ होने वाला है। मैं एक बात पे खत्म करना चाहती हूं कि अगर हम इन चीजों को समझे और फिर डिसाइड करें कि कैसी बातचीत करनी चाहिए, तो फिर जरूर कुछ नतीजा निकल सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे अगर हम मीटिंग करें और प्रधानमंत्री के स्तर पे और उससे कुछ ना निकले, तो उसके बाद क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। इससे पहले कि संदीप मैं आपकी तरफ आऊं, मैं जनरल मेहता मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, चूंकि आप आर्मी का एक हिस्सा रहे हैं, ये जो भाषा है अलग अलग कि पाकिस्तानी सेना के साथ 20 हथियारबंद आतंकवादी आए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा, यानी कि आतंकवादी भी थे और सेना भी थी। इसमें दो बातें शामिल हैं। पहली बात तो ये है कि आतंकवादी और सेना एक दूसरे के साथ काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सेना मौजूद थी तो आतंकवादियों की क्या जरूरत थी? देखिए, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिस पे मैंने 1959 से 1984 तक 4 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल पे नौकरी की है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजी है वो बदल गया है। अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और आपके सवाल का जवाब इसमें शामिल है कि पाकिस्तान जिस तरीके से डिनाइबिलिटी करता है आतंकवाद हमारे हिंटरलैंड में, भारत में, वही स्ट्रैटेजी अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिनाइबिलिटी, मतलब हमला किया और कहा हमने नहीं किया। तो ये डिनाइबिलिटी 8-10 महीनों से ये नई स्ट्रैटेजी लाइन ऑफ कंट्रोल में, जब से जनवरी इस साल में वो सिर काटा गया जवान का, ये तब से शुरू हो गया। तो ये जो स्पेशल फोर्सेस टीम आती है और उसके साथ लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के बड़े ट्रेंड लोग जो एसएसजी के साथ ट्रेन किए हुए हैं, एक कंबाइंड टीम आती है। तो पाकिस्तानी फौज भी है
और टेररिस्ट भी हैं, ताकि अगर कोई पकड़ा जाए और टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो आप उसको डिनाइबिलिटी को कायम रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये बताइए जनरल मेहता, जैसे आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकार है कि आप कर भी दिया, आपने मार भी दिया लोगों को, भाग भी गए, लेकिन दोनों देशों में हम देखें जिस तरह से मीडिया में जो खबरें आ रही हैं हम वही जानते हैं जिसको राष्ट्रीय मूड कहा जा रहा है। मीडिया ने जो मूड तैयार किया है, लोगों ने तो आके सरकार से सीधे बात करने का कोई तरीका नहीं है, मीडिया जब तक बीच में ना आए। वहाँ पाकिस्तानी मीडिया में हम खबरें देख रहे हैं, आज ही एक बड़े अखबार ने छापा है कि 4 वहाँ जो गाँव के लोग थे, जो ग्रामीण थे, उनके शव मिले हैं फिलहाल पाकिस्तानियों के, और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि भारतीय सेना का हाथ है। तो इसे क्या एक बदले की कार्रवाई के तौर पे देखें अगर वो खबर सही है? नहीं, ये तो पहले हो चुका है। ये जो ग्रामीण वाला, ये मच्छल सेक्टर में जी नीलम, ये वो हुआ है, और उसके बाद फिर हमारे सैनिकों की हत्याएं हुई हैं। हत्या हुई है। और जो पहला स्टेटमेंट था, पहले स्टेटमेंट में ये भी जिक्र किया था फौज ने कि 19 इन्फिल्ट्रेटर्स को मार डाला गया है। तो जो स्टेटमेंट निकला था उस स्टेटमेंट में कुछ जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की थी कि ये हमला इसलिए हुआ है। लेकिन बड़ी बात ये है, और ये हमको इससे इनकार नहीं करना चाहिए, कि हमारी तरफ से भी कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ढील हुई है फौज की तरफ से। बिल्कुल। और ये ढील इसलिए हुई है कि जो यूनिट जो 14 मराठा यूनिट है, वो जब टर्नओवर होता है यूनिट्स का लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो उनको मालूम है कि टर्नओवर के टाइम थोड़ा ढील होती, नए जवान आते हैं तो ये हमेशा ऐसे होता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जो नई यूनिट 14 मराठा वहां खड़ी होगी, उनका मनोबल जो है बड़ा घट जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 साल काटने हैं, और आप पहले ही 20-25 दिनों के अंदर अगर आपका नुकसान ऐसे हो जाता है और आप ऐसे नुकसान देखते हैं तो उससे डिमोरलाइजेशन बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसको कैसे रोका जाए? संदीप, बहुत खामोशी से आप सबकी बातों को सुन रहे हैं, आप कैसे असेस करते हैं? अगर ये माना जाए कि ये पाकिस्तानी सेना की ही कार्रवाई है, तो क्या आप पाकिस्तानी सेना और सरकार को अलग करके देखते हैं, या वाकई आप मानते हैं कि पाकिस्तानी सरकार का भी इसमें मंशा रही होगी जो ये घटना हुई है? हमें तो अभी पता नहीं कि ये लोकल इंसिडेंट था कि स्ट्रैटेजिक था, पर जैसा कि जनरल मेहता खुलासा कर रहे हैं कि जब टर्नओवर होता है तो एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो मेरे ख्याल से इस वल्नरेबिलिटी को ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो 13-13.5 लाख की फ़ौज किस काम की। और दूसरी जो बात है, इसको मैं 2 तरह से देखना चाहूँगा, खंडित करके। पहला एक लार्जर गेम जो कि अफ़गानिस्तान जो आपने मेंशन किया और बाकी साउथ एशिया, और दूसरा ये LOC पे होने वाले ये इंसिडेंट। जनवरी में भी ट्विन इंसिडेंट हुए थे, जैसा आपको याद होगा। पाकिस्तान ने कहा था उनके एक सैनिक मारा गया, एक अस्पताल में भर्ती हुआ, और 2 दिन बाद फिर यहाँ गर्दन कटी। उसी तरह आपने भी अभी मेंशन किया, जो कि पाकिस्तान में भी कई रिस्पेक्टेड अखबार वालों ने भी बताया कि अगस्त 3 या 4 को 4 लोग जो थे उठा के लाए गए हिंदुस्तान आर्मी द्वारा और मार दिए गए। बाद में एक प्रेस रिलीज भी थी जो कह रही थी कि 4 आतंकवादी मारे गए। तो ये एक LOC पे एक गेम चलता रहता है दोनों के बीच, और दोनों के दोनों अपनी गलती मानने को तैयार नहीं रहते। हाँ, आपके पैनल पे मेरे अलावा बाकी सब डिप्लोमेट्स और आर्मी मैन हैं, तो मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा, चूँकि इन लोगों ने इतने दिनों तक कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाए, तो शायद अब मौका है कि हम यूनाइटेड नेशंस का जो ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान है उसको रिवाइव करने की देखें, या फिर हम जॉइंट पेट्रोलिंग की बात, पाकिस्तान का प्रपोजल है, उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा टैक्स पेयर, मैं 30% टैक्स देता हूँ, मेरा ये पैसा सारा जा रहा है। 1,25,000 करोड़ का डिफेंस बजट है, 13-13.5 लाख की आर्मी है, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, पर पर्सनल भी उतने ही हैं। और दोनों जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जनवरी का इंसिडेंट हुआ है और ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें जवाब ही नहीं दिया गया। बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल ही मतलब कि हाथ बिल्कुल नीचे ही। और आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं, खासकर यूपीए सरकार पर, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि दोनों देशों के संबंध ठीक रहें, इसलिए बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट की जा रही है लैंग्वेज, ड्राफ्ट की जा रही है, क्राफ्ट जो भी हम शब्दों का इस्तेमाल करें, कि लैंग्वेज को भी, और खासकर इसी वजह से जो है रक्षा मंत्री की पकड़ हो गई है देश में। वैसा नहीं, मेरे ख्याल से कल जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया था वो केयरफुल होके दिया था। उन्होंने किया था इंट्रूडर्स अलोंग विद पीपल ड्रेस्ड इन पाक आर्मी यूनिफॉर्म्स, ये एग्जैक्ट सेंटेंस था। और इस सेंटेंस के मैंने 15 वर्जन कल पढ़े नेट में, हर आदमी अपने हिसाब से कर रहा था।
तो बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड था। और जहां जैसे कि आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, ये इलेक्शन का माहौल सा आ गया है और इसमें सरकार को हर पोजीशन पे घेरने की कोशिश की जा रही है। पर मैं तो जो यूएन का भी प्रपोजल कह रहा हूँ, जॉइंट पेट्रोलिंग का, मैं तो अक्रॉस कह रहा हूँ, पिछले 15, 20, 30, 40 साल का। और सुधार क्यों किया रक्षा मंत्री ने? सर अभी सुधार उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम केयरफुल थे, रात के 2 बजे हुई थी। इंडियन आर्मी चीफ वहां गए, इंडियन आर्मी चीफ ने वहां जायजा लिया, जो इंजर्ड सोल्जर था उससे भी बात की होगी। और बिल्कुल ये सारी पोस्ट, जैसे जनरल मेहता जानते हैं, बियाबान में होती हैं, जल्दी पहुंचा भी नहीं जाता। तो उसके बाद अगर ताजा हालात जो उन्हें पता चले उसके बाद उन्होंने करेक्शन किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द आते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताज़ा तनाव की स्थिति बन रही है, सवाल हम देश देशांतर में उठा रहे हैं कि क्या वाकई बातचीत अगर ना करें भारत और पाकिस्तान तो विकल्प क्या है, क्या किया जाए, किस तरह से जो स्थायी शांति की जो उम्मीद की जा रही है पूरे क्षेत्र में उसको कैसे हासिल किया जाए। और एक बड़ा सवाल जो मुंह खड़ा है दोनों देशों के सामने या पूरे क्षेत्र के सामने, वो है 2014 में अफगानिस्तान के जो हालात पैदा हो रहे हैं। वीना सिकरी, आप चूंकि इस मामले पर बातचीत कर रही थी और ये बता रही थी कि किस तरह से 2014 में जो हालात हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। आपको लगता है कि फिलहाल की जो कीमत है अगर वो पे भी की जाए, वो कीमत अदा की जाए, यानी कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखे, तो क्या उसका एक बड़ा इनाम इस तरह मिल सकता है कि पूरे क्षेत्र में एक शांति की स्थापना में मदद मिले एक बार अफगानिस्तान में जब हालात बदलेंगे 2014 में? तब नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो संदीप दीक्षित ने कहा यूएन के बारे में, यूनमो गिप के बारे में, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल और आउट ऑफ द क्वेश्चन है। इसके बारे में भारत ने मतलब कई दशकों से इनकार किया है कि यूएन का इसमें कोई रोल नहीं है। ये एक बिल्कुल बायलैटरल सिचुएशन है। और बिल्कुल आपने जब देखा है कि 2003 में सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल वो तो कायम थी। भारत की अंदरूनी स्थिति स्ट्रॉन्ग थी, आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हुई जा रही थी, राजनीतिक स्थिति बहुत स्टेबल थी और ऑन द बॉर्डर भी सिचुएशन ठीक ही थी। अब ये जो है, ये अंदरूनी मामला जो हमारा है वो भी बहुत ही अनसर्टन हो रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई जा रही है, राजनीतिक स्थिति बहुत ही अनस्टेबल हुई जा रही है और इसलिए ये सब बॉर्डर पे इसका हम नतीजा देख रहे हैं। लेकिन वीना सिकरी जी बताइए कि आप जरूर कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो दखल है वो मायने नहीं रखता या वो बेहतर नहीं है या वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन 3-3 जंगें दोनों देशों ने लड़ ली हैं पिछले 4 दशक से लगातार, पता नहीं कितने राउंड्स की बातचीत कर चुके हैं, हासिल तो कुछ हुआ नहीं है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जब बातचीत भी ढंग से हासिल नहीं होता, जब जंगों से भी हासिल नहीं हुआ है, तो कोई तीसरा रास्ता अपनाया जाए? देखिए, मैं एक बात बताऊंगी, ये बात सिर्फ टेररिज्म की है। आप अगर फोकस टेररिज्म पे करें, जैसे हमने आश्वासन दिया था बम्बई में जो हादसा हुआ था उसके बाद, ये बिल्कुल कायम हुआ था कि टेररिज्म पे सबसे पहली बात होगी और टेररिज्म का जब इशू सॉल्व होगा तब अन्य चीजों पे बात होगी। और मेरा ख्याल वही हमें अभी कहना चाहिए, टेररिज्म एंड एक्टिविटीज ऑफ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, इनके बारे में। अब देखिए, हम नवाज शरीफ से बात करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए जहांगीर, जमात दावा, उन पे कंट्रोल नहीं है। और इन ग्रुप्स ने, आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। और जब अंदरूनी स्थिति पाकिस्तान में ऐसी कमजोर और वीक है तो कैसे बात की जाए डायलॉग और उसका हल क्या निकलेगा, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। विनोद ग्रोवर जी है कि जी, विनोद ग्रोवर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि जिस तरह से विपक्ष का हम अगर रवैया देखें यहाँ पर, तो जरूर कुछ लोगों ने कह दिया, अलग अलग हिंसक प्रवृत्ति की बातें कुछ इस तरह से की हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत सेंसिबल बातें भी की हैं, जिसमें अरुण जेटली भी शामिल है विपक्ष के, जिन्होंने ये कहा कि ये हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान को आखिर चलाता कौन है, वहां पर सेना को शायद जो वहां की नागरिक सरकार है उससे ज्यादा ताकत हासिल है। कुछ इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि सीधे तौर पर पाकिस्तानी जो सरकार है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको जिम्मेदार ना ठहराया जाए और उससे एक तरह से ये बदला ना लिया जाए कि अगर सेना ने कुछ किया है तो उसकी कीमत चुकानी पड़े सरकार को। आपको लगता है क्या ये इस तरफ इशारा है कि बातचीत जारी रखने की तरफ कह रहे हैं अरुण जेटली? आप देखिए, मुझे ये तो मालूम नहीं कि जेटली साहब क्या कह रहे हैं और उनके मन में क्या है, पर मैं आपको 1-2 पॉइंट ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 2-3 सेंटर्स ऑफ पावर हैं।
एक तो फौज सबसे स्ट्रांग है, फिर आपके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा, जमात दावा और ऐसे ग्रुप्स हैं, और फिर सिविलियन गवर्नमेंट सबसे वीक है। तो इसलिए वो उनको आप यू होल्ड इट रिस्पॉन्सिबल और नॉट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जी, पॉइंट इज के सरकार जो फौज है वो भारत के साथ संबंध अच्छे होने में, बढ़ाने में नहीं साथ देगी। वो अफगानिस्तान के मामले में स्ट्रेटेजिक डेप्थ देख रही है जी, और भारत के साथ संबंध बढ़ाने में उनके अपनी पावर चली जाती है। तो इसलिए फौज कभी भारत को संबंध बढ़ाने में साथ नहीं देगी, बिल्कुल, ठीक सिविलियन गवर्नमेंट का साथ नहीं जी। देगी। ग्रोवर जी, समय मेरे पास कम है। संदीप दीक्षित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मजाक में ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो भारत के आदमी हैं। यानी जब भारत का आदमी अगर मान भी लिया जाए, ये माना जाए कि वो सॉफ्ट ऑन इंडिया हैं, उसके बावजूद भी अगर रिश्ते हमारे इस मकाम पर पहुंच रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इससे बेहतर कोई वक्त नहीं आ सकता, उसके बावजूद भी जिस तरह के हालात हैं? रिश्ते बल्कि ठीक ठाक ही हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। मैं याद दिलाना चाहूँगा, एक इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था जो पाकिस्तान के साइड उतर गया था और उसको उन्होंने चंद घंटों में वापस कर दिया, और इसलिए किया क्योंकि बातचीत जारी थी दोनों देशों के बीच। तो हिंदुस्तान ने अभी ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है हिंदुस्तान, पर जो मौजूदा मुद्दे हैं उन पे प्रगति तभी होगी अगर हिंदुस्तान की आतंकवाद संबंधी जो सेंसिटिविटी हैं उनको पाकिस्तान एड्रेस करे। यानी इसमें एक 26/11 के जो अक्यूज्ड हैं उनका ट्रायल को तेज कर देना, और जहां तक लगाम लगाने की बात है मिलिटेंट्स पे, तो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन तो बहुत लो है 2004 के बनिस्बत। 2004 के पहले हालात बहुत ख़राब थे, जब दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिलरी शेल, मोटार शेल की डुएल्स लड़ते थे और रेगुलर फायरिंग होती थी, लोग मारे जाते थे। उससे कहीं बेहतर है। अब सवाल है कि इसको ज़्यादा बेहतर बनाना, और ज़्यादा बेहतर बनाने में दो रास्ते हैं। एक मैंने जो सजेस्ट किया कि एज अ टैक्स पेयर मैं नहीं चाहूँगा, अगर ये डिप्लोमेट्स और आर्मी वाले अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस है, मैं क्यों चाहूँ मेरा पैसा पानी की तरह बहाया जाए, यानी चाहे और थर्ड बात पार्टी कुछ शामिल भी हो या ना हो। हो, लेकिन मामला हल होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी कही जा रही है संदीप कि अगर ये मान लें कि ये सरकार बहुत कमज़ोर है और आर्मी की ही चल रही है, जैसा कि सजेस्ट करने की कोशिश की जा रही, तो ऐसी सरकार से बात करने का फ़ायदा ही क्या है? ऐसी सरकार से बात करके फल क्या हासिल करना चाहेगा भारत? हाँ, इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आर्मी टू आर्मी टॉक्स भी हों। जैसे कि रूस और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन कल परसों रूस के कमांडर इन चीफ उनकी आर्मी के आए और जनरल कयानी से बातचीत की, और उसी तरह हमें भी उनके साथ, आर्मी के साथ बातचीत खोलना बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट चीन के साथ ये ऑलरेडी हो गया है, और चीन एक्सेस दे रहा है इंडियन डिप्लोमेट्स और औरों को पीएलए के अफसरों के पास। बहुत महत्वपूर्ण आप बात करें। जनरल मेहता, आपसे आखिरी कमेंट, जिस तरह के हालात हैं अभी, जो एक हॉस्टिलिटी का माहौल है इंडियन आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी को लेकर दोनों के सर मांगे जा रहे हैं एक्सचेंज के तौर पर, ऐसे में क्या हम वाकई ये ऑप्शन खोल सकते हैं कि अगर हमें ये पता है कि वहाँ इंडियन जो पाकिस्तानी आर्मी है वही ताकतवर है, तो उसी से सीधे बातचीत की जाए? क्या ये ऑप्शन ओपन है? देखिए, इस पे कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान फौज इसको मानता नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी सरकार ये नहीं चाहेगी, क्योंकि हमारी सरकार एक सिविलियन गवर्नमेंट है, और हमारी फौज जो है वो एक डेमोक्रेट, जेन्युइन डेमोक्रेसी है जिसमें सिविलियन कंट्रोल है। लेकिन पाकिस्तान में तो उल्टा हिसाब है। पाकिस्तान में फौज, लेकिन तो फौज से बात की जाए, अगर फौज ही ताकतवर है तो क्या करें, फिर फौज से बात करें? यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। वो हमसे फौज टू फौज बात करेंगे तो जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का जो इक्वेशन है उसमें गड़बड़ आ जाएगा, और दूसरी बात वो बात करना नहीं चाहते। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान से बात करने से क्या हल हुआ है? 20 साल में आपने बातचीत की है, लेकिन सरकार से बात की, आर्मी से नहीं की अभी तक। तो क्या हल हुआ है? तो इसलिए ये बातचीत के बारे में हम लोग जब ट्रैक 2 में बात करते हैं तो ट्रैक 2 में तो कुछ हल हो जाता बिल्कुल, है। समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो सरकारी चुका है। साइड पर बातचीत पे कुछ नहीं हल बिल्कुल, हुआ। समय समाप्त हो चुका है बिल्कुल। और इस कार्यक्रम में हमने शुरुआत इसी सवाल से की थी कि क्या वाकई बातचीत अकेला हल है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन साफ तौर पर बात यही निकल कर सामने आ रही है कि जब जंगों से बात नहीं बनी है तो शायद बातचीत से बन जाए, ऐसी उम्मीद तो कम से कम रखी जा सकती है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।